नमस्ते सभी को। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रेभव भारत स्वाडकर रेणुका उर्दू गज़ल वर्कशॉप में आज मैं पार्ट 3 तीसरा भाग हम आज देखेंगे। इसका शीर्षक है गज़ल का तंत्र। तो बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सब तंत्र मालूम है, फिर भी जो नए हैं, जिन्हें इसका पता नहीं है, उनके लिए संक्षिप्त में, शॉर्ट में मैं ये आपको 8 पॉइंट बता रहा हूँ। अभी पहला पॉइंट, 2 मिसरे का शेर होता है। मिसरा लाइन मराठी में जिसे ओळ कहते हैं। 2 मिसरे का शेर होता है। तो पहला जो मिसरा होता है उसे कहते हैं उला मिसरा, और दूसरा जो मिसरा है उसे कहते हैं सानी मिसरा। गज़ल में कम से कम 5 शेर होना ही चाहिए। कम से कम 5 शेर, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 7 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 11 भी। तो उसकी जो अभी लिमिट है 15 से 17 शेर तक आप उसको लिख सकते हैं। पुराने ज़माने में जब ये रूल नहीं था तो मेरे पास एक ऐसी गज़ल है कि जिसमें 123 शेर एक ही गज़ल में लिखे गए हैं। लेकिन अभी उसे जो विद्वान है उन्होंने ऐसा तय किया है कि 15 से 17 तक मैक्सिमम लिमिट शेर की होना चाहिए। ये पहला मुद्दा हो गया। अब सेकंड पॉइंट, पहले शेर को मतला कहते हैं, और ये मतले में गज़ल की ज़मीन तय होती है। ये मतले के जो 2 मिसरे हैं उनको और अलग से नाम है। क्या नाम है? मतला का जो पहला मिसरा है उसे सिस्त्रे उला ऐसे कहते हैं, और जो दूसरी लाइन है, जो दूसरा मिसरा है मतले का, उसको मिस्त्रे सानी कहते हैं। मिस्त्रे उला, मिस्त्रे सानी। मिस्त्रे उला और मिस्त्रे सानी कब और किसे कहते हैं? मतला के जो 2 मिसरे हैं, सिर्फ मतला के जो 2 मिसरे हैं, पहले मिसरे को कहते हैं मिस्त्रे उला और सिस्त्रे उला, और दूसरे को कहते हैं मिस्त्रे सानी। और आगे जो शेर है उसको, जो पहला मिसरा है उसे कहते हैं उला मिसरा, और दूसरे को कहते हैं सानी मिसरा। ये मतले के शेर को जो 2 लाइनें उनके लिए ये मिस्त्रे उला और मिस्त्रे सानी ऐसे 2 नाम है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, रदीफ और काफिया। रदीफ जो है वो
मिसरे की आखिरी में आता है, या तो गज़ल में रदीफ होता है या नहीं भी होता है। बगैर रदीफ की भी गज़ल होती है। तो इसके ऊपर से उसको दो नाम दिए गए हैं, मुरद्दफ गज़ल और गैर मुरद्दफ गज़ल। मुरद्दफ गज़ल का मतलब है ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ मौजूद है, जिसमें रदीफ लिखा है। और गैर मुरद्दफ गज़ल इसके अपोजिट मीन्स ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ रहता ही नहीं या लिखा नहीं जाता, वो काफिया के साथ में ही उसका मिसरे का एंड होता है, गैर मुरद्दफ। अब थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। ये गज़ल का ओरिजिन अरेबिक लैंग्वेज है। अरेबिक में ये पहली बार गज़ल आई। उस ज़माने में अरेबिक गज़ल में रदीफ नहीं होता था। बाद में आप जब फारसी भाषा में गज़ल लिखने शुरू हो गए तो फारसी भाषा में जो गज़लकार थे उन्होंने रदीफ लिखना शुरू कर दिया। तो रदीफ रहा भी चलता है, रहा तो मुरद्दफ गज़ल, रदीफ नहीं है तो गैर मुरद्दफ गज़ल। हम जो अभी ये वर्कशॉप ले रहे हैं इसमें जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्या रेकमेंड करेंगे, क्या कहेंगे रदीफ के बारे में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब हम सीख रहे हैं तो रदीफ होना ही चाहिए। और हम कैसी गज़ल लिखेंगे फिर? हम मुरद्दफ गज़ल जिसमें रदीफ है ऐसा सराव, ऐसी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ये रदीफ जो है वो मिसरे के आखिरी में आता है। हर मतले के जो दो लाइनें, पहला जो शेर है मतला जिसे कहते हैं, उसके दोनों लाइन में आखिरी में ये रदीफ रहता है। रदीफ के जो अक्षर है, जो शब्द है, वो बदलते नहीं। एक बार जो वो फिक्स हो गया रदीफ तो वही रखते हैं, वही शब्द, वही अक्षर। देयर इज नो चेंज इन वर्ड्स ऑफ रदीफ। वही फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आंखों में रहा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। अब ये जो मतला है इसके सिस्त्रे उला में नहीं देखा ऐसा है, और मिस्त्रे उला में भी नहीं देखा ऐसा है। तो नहीं देखा ये क्या है? रदीफ है। तो रदीफ एक हर्फ का भी हो सकता है या 2 हर्फ का भी रदीफ हो सकता है, 3 हर्फ का भी हो सकता है, एक शब्द का हो सकता है,
या उसमें 2 शब्दों का भी रदीफ हो सकता है, 3 शब्दों का भी रदीफ हो सकता है, 4 शब्दों का भी रदीफ हो सकता है। उसमें कोई ऑब्जेक्शन या कोई हरकत नहीं है, उसमें ले सकते हैं। लेकिन हम जब गज़ल सीख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर रदीफ के शब्द हम ज़्यादा रखते हैं, 3 शब्दों का रदीफ, 4 शब्दों का रदीफ, तो उससे क्या होता है? या फिर एक ही शब्द या 2 शब्द का रदीफ रखते हैं तो क्या होता है? उसका क्या गज़ल पे ये होता है, असर कुछ होता है? ये वैसे तो रदीफ का कोई असर गज़ल के स्टैंडर्ड पर, गज़ल के दर्जे पर नहीं होता है। गज़ल में रदीफ रहा भी तो चलता है, नहीं रहा भी तो चलता है, उस पर से उस गज़ल का स्टैंडर्ड नहीं ठहरता। लेकिन फिर भी हम जरा डीप में जाके सोचेंगे कि अगर मैं गज़ल में 4 शब्दों का रदीफ लेता हूँ और दूसरा कोई है जो एक ही शब्द का रदीफ लेता है, तो क्या होगा? कॉमन सेंस की बात हम यहाँ करेंगे। आपके दिल को क्या लगता है कि कौन सी गज़ल अच्छी लगेंगी पढ़ने के लिए या सुनने के लिए? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि बहुत लंबा रदीफ होना चाहिए, 4 शब्द है, 5 शब्द है, पूरी आधी लाइन रदीफ ही है, तो क्या हो जाएगा? मजा नहीं आएगा। जितना रदीफ लंबा, जितने रदीफ में जो शब्द है वो अधिक है, तो वो गज़ल के असर को, प्रभाव को, इम्पैक्ट को कम करती है। एक हर्फ का भी रदीफ हो सकता है, जैसा कि मैं, तू, ऐसा एक हर्फ, एक अक्षर का भी रदीफ हो सकता है, या 2 या 3 अक्षरों का एक रदीफ हो सकता है, या 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द का भी रदीफ हो सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि रदीफ 1 या 2 शब्द का ठीक है, उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। गज़ल में मज़ा नहीं, उसका असर कम हो जाएगा, वो उतना नहीं आता। वो ध्यान से आपने रदीफ के बारे में सोचना है। तो ये थोड़ी सी मालूमात मैंने आपको रदीफ के बारे में बता दी। अब ये रदीफ जो है ये स्त्रीलिंगी शब्द है, ये फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है? ये स्त्रीलिंगी शब्द है। ती रदीफ, जैसे मराठी में बोलते ती रदीफ, ती बोले तो स्त्रीलिंगी। अब हम थोड़ा सा काफिया के बारे में सोचेंगे कि गज़ल का जो सक्सेस है, गज़ल बेहतरीन कब बनती है, तो काफिया का जो शब्द आप लिखते हैं, उस काफिया पर आपके गज़ल का स्टैंडर्ड, दर्जा, वो
डिपेंडेंट रहता है। तो गज़ल में रदीफ और काफिया में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है? काफिया इम्पोर्टेंट है और रदीफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रहा तो चलता, नहीं रहा तो भी चलता। क्या? रदीफ। लेकिन काफिया बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गज़ल। अगर गज़ल में काफिया नहीं है, आपने एक गज़ल लिखी समझो और वो गज़ल में काफिया ही नहीं है, तो क्या हम उसे गज़ल कह सकते हैं? आपको क्या लगता है? ये मैं बोल रहा हूं इसलिए आप सुनना, ऐसा नहीं, आप अपना दिमाग लगा के सोचो कि अगर गज़ल में काफिया नहीं है तो वो गज़ल ही नहीं है। अगर काफिया नहीं है तो गज़ल नहीं होती। काफिया के बगैर गज़ल नहीं होती। काफिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द गज़ल, होना ही चाहिए। अब ये जो काफिया है ये एक वचनी शब्द है। एक वचनी बोले तो सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर। अब इसका प्लूरल अनेक वचनी, प्लूरल बोले तो अनेक वचनी। जैसे मैं एक वचनी, हम जो है प्लूरल है, अनेक वचनी। वैसे ये जो काफिया शब्द है, ऐसे मतलब में दोनों मिसरे में दो काफिया आते हैं और बाद में जो भी आपके 4 शेर है तो हर एक शेर के दूसरे लाइन में सानी मिसरा में काफिया आता है और मतले के दोनों मिसरे में तो सिस्त्रे उला और मिस्त्रे सानी दोनों में भी काफिया आता है। और फिर आगे हर एक शेर के सानी मिसरा में यानी दूसरे लाइन में क्या आता है? काफिया आता है। तो कितने? पहले 2 और समझो 5 शेर है तो पहले 2 हो गए काफिए और फिर 4 शेर में हर एक सानी मिसरा में एक एक, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। अब काफिया ये एक वचनी है और अपने पास 6 है तो इसको 6 काफिया बोलेंगे क्या? नहीं, उसका प्लूरल वर्ड अनेक वचनी, उसे कहते हैं कवाफी। कवाफी, कवाफी, कवाफी। कवाफी बोले तो 1 से ज़्यादा जो काफिया है उन्हें कवाफी कहते हैं। और ये जो काफिया है, ये काफिया जो उसका शब्द है उसमें अभी हम काफिया की अलामत इसके बारे में बात कर रहे हैं कि काफिया का एक शब्द है। समझो, या अभी जो मैं आपको लाइन सुनाया था कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो नहीं देखा ये तो रदीफ है, हम देख लिए। अब इसमें कर और समंदर, उसके बाद में चौथे लाइन में घर नहीं देखा, छठे लाइन में पत्थर नहीं देखा, 8वें लाइन में बिस्तर नहीं देखा और 10वें लाइन में छू कर नहीं देखा। ये कवाफी है। कितने? मतले में 2 और जो 4 शेर है उसके सानी मिसरा में
कौन से सानी मिश्रा में 4 है? घर, पत्थर, बिस्तर, छूकर। ये 4 शेर के सानी मिश्रा में। और मतले में कर और समंदर। अब इसमें एक बात आपके ध्यान में आ गई होंगी कि काफिया का जो आखिरी हर्फ है, अक्षर है, वो लास्ट अक्षर फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसा कर, इसमें क्या है? र है। समंदर, इसमें आखिरी क्या है? र है। घर, इसमें आखिरी क्या है? र है। पत्थर, र है। बिस्तर, र है। छूकर, र है। तो र ये क्या हो गया? काफिया का आखिरी जो हर्फ है वो फिक्स हो जाता है, फिक्स रहता है। इसको उर्दू में हर्फे रवि ऐसा बोलते। हर्फे रवि। हर्फे रवि का मतलब है काफिया का आखिरी हर्फ। हर्फ का मतलब अक्षर। तो जो आखिरी अक्षर है वो फिक्स रहता है। र, जैसे इसमें अभी जो मैं आपको उदाहरण बताया हूं, इसमें कौन सा हर्फ स्टेबल है, अनचेंजेबल है, चेंज नहीं होता, वो है र। और उस स्टेबल फिक्स जो हर्फ है, जो अक्षर है, उसके पहले का जो हर्फ है उसमें और पूरे कवाफी में उसका अलामत यानी कि जो स्वर है, जो स्वर समान, तो इक्वल, सेम स्वर होना चाहिए। वो हर्फ बदल जाएगा लेकिन दूसरा जो हर्फ आएगा उसका जो स्वर है, जो वॉवेल है, वो सब कवाफी में कैसा रहेगा? सेम स्वर, सेम वॉवेल रहेगा, उसमें सेम स्वर रहेगा। अब देखेंगे हम ये उदाहरण में ये अलामत आती है या बिगड़ती है। आप ध्यान से सुनो कि उत्तर कर नहीं देखा, र हर्फे रवि है और उसके पहले का जो हर्फ है वो क्या है? को। को में ओ का स्वर है। दूसरे में समंदर, दो में फिर ओ है, ओ का स्वर है। तो ये को और दो, इनमें जो अलामत है वो ओ की अलामत है। अब हम रे वाले 4 कवाफी चेक करेंगे। आप देखो कि ये जो स्टैटिक हर्फे रवि है, फिक्स अक्षर है आखिरी, उसके पहले के अक्षर में सब तरफ ये अलामत होनी चाहिए। जैसे मतले में तो हमने देख लिए कर और समंदर, तो द और क इसमें ओ की अलामत है। अब हम दूसरे शेर का सानी मिश्रा देखेंगे। उसमें क्या काफिया है? घर नहीं देखा। घर, र हर्फे रवि है, उसके पहले कौन सा हर्फ है? घो। घर। घ की अलामत क्या है? ओ है। अब ये अलामत कैसी हम ये पहचानेंगे कि यही अलामत है? तो उस हर्फ का
हम अपने मुंह से ऐसा दीर्घ उच्चारण करेंगे। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन घ ऐसा अगर आप जैसे अजान लगाते हैं ना, वैसा घ, तो आखिरी में क्या स्वर आ रहा है? ओ आ रहा है। तो घर में अ की अलामत है। अब पत्थर, तीसरा शेर, पत्थर, र हरफे रवि है और पत्थर थ अ की अलामत है। उसके चौथे शेर में बिस्तर, र हरफे रवि है, उसके आगे पहले बिस्तर स्त अ की अलामत है। और पांचवें शेर में छू कर, क में अ की अलामत है, वो हम पहले देख चुके हैं। ये जो अलामत है, अगर हम अ की अलामत लेते हैं तो सब कवाफी में जो हरफे रवि है उसके पहले के हर्फ में ये अलामत एक जैसी समान स्वर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखे कि अ की अलामत कायम है, तो ये एकदम अलामत फिक्स है, बहुत अच्छी इसमें लिखी, कोई दोष नहीं है। तो ये जब हम अलामत इस पे अपन कमांड रखते हैं तो आप समझ लेना कि आपको गज़ल उर्दू में या हिंदी भाषा में आप लिख सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? ये अलामत देखने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? जो शायर है उसके पास क्या होना चाहिए? आप बताओ, क्या होना चाहिए? उसके पास विपुल शब्द भांडार होना चाहिए। उसके पास जो शब्द संग्रह है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और ये ऑटोमेटिक होता है क्या? नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। जिसको पढ़ने की आदत है उसके पास बहुत बड़ा शब्द साठा, शब्द संग्रह बहुत बड़ा रहता है। तो इस बहाने मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ने का शौक बढ़ाइए, पढ़ते रहिए। बहुत से गज़लों की किताब है, गज़लें के ऊपर जो लेख है, या अगर आपको और कोई लिटरेचर का इंटरेस्ट है, जैसा मैं जो पढ़ता हूँ ना, तो ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ने का मुझे बहुत बड़ा शौक है, बचपन से शौक है। तो आज मेरे पास जो मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये बहुत टिमकी मार रहा है, डिंगा मार रहा है। तो ये सही बात है कि आज मेरे पास 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के किताबें हैं जो मैं परचेज किया हूँ, बिकत लिया हूँ। और ये किताबें मैं पढ़ते रहता हूँ और फिर मैं लाइब्रेरी का मेंबर भी हूँ। तो जाके मैं जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या फिर जो प्रवास वर्णन होते हैं, अपने देश में इधर उधर लोग जाते हैं या फॉरेन में जाते हैं, परदेश में जाते हैं, तो उनके ऊपर वो किताब लिखते हैं। वैसे मैं अभी आपको ये बताऊं कि मैं
अभी जो ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये मीना प्रभु का अपूर्व रंग 4, इसके पहले के भाग 1, 2, 3 मैं पढ़ चुका हूँ और ये लाइब्रेरी से लाया हूँ। और इसमें जापान के बारे में मालूमात है। ये मैं आपको क्यों बताया कि जब हम पढ़ेंगे, पढ़ने का शौक़ रखेंगे, जितना बढ़ाएंगे पढ़ने का, तो उससे हमारा शब्द संग्रह, शब्द साठा ये बहुत बढ़ेगा। तो देखो, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो पूरे बिजनेस माइंड है, बिजनेसमैन है। वो मुझे बोलते हैं, यार पढ़ने को टाइम किसके पास है, टाइम ही नहीं, इतना बिजी आदमी हूँ मैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं बोला रात में पढ़ते जाओ सोने के पहले। बोले हम सोने के पहले भी ट्राई किए, लेकिन जैसे ही किताब खोले 4 लाइन पढ़े कि हम सो जाते हैं, 4 लाइन के ऊपर पढ़ नहीं सकते। तो ऐसे लोग जो पढ़ना नहीं चाहते, वो क्या गज़ल लिख सकते हैं? गज़ल के लिए ये काफिया अलामत के लिए हमारे पास अपना खुद का शब्द भंडार होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से आपको मिलता है। आप लाइब्रेरी लगाओ, किताबें पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये न्यूज़पेपर पढ़ना, ये पढ़ना नहीं है। आजकल मैं तो न्यूज़पेपर की तरफ यूँ एक बार हेडलाइन देख लेता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि 99% जो है सब निगेटिव न्यूज़ है, निगेटिव है। और वो निगेटिव पढ़ के मेरे दिमाग में मैं निगेटिविटी क्यों बढ़ाऊँ? तो मैं अच्छी अच्छी किताबें ढूंढ ढूंढ के पढ़ता हूँ। और मेरा अभी जो एज चल रहा है 73, ये उम्र में मैं कम से कम 3 घंटे तो पढ़ता हूँ डेली। 3 घंटे डेली पढ़ता हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो 2-3 घंटे तो पढ़ लेता हूँ। पढ़ने का शौक़ है और रात को भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। एक बार मैं पढ़ना शुरू कर दिया रात में, तो वो किताब अच्छी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी है, तो वो कंप्लीट करके ही फिर सोता हूँ मैं। तो ये जो है, इससे हमें एक्सपीरियंस भी मिलते हैं बायोग्राफी में या ऑटोबायोग्राफी में। वो आदमी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, उसके हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उससे हमारा जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा हो सकता है। और जितना बड़ा हो जाएगा उतना आपको अलामत के लिए शब्द आप उसमें अटकेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा थोड़ा बाहर की बात होगी। अभी हम अलामत के बाद जाएंगे आखिरी शेर, जिसको हम मक्ता कहते थे, मक्ता। तो मक्ता बोले तो क्या, गज़ल का ऐसा आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम लिखता है या अपना पेन नेम, पेन नेम को मराठी में बोलते हैं टोपण नाव, पेन नेम, वो अपना अपना आप लिख सकते हैं। जैसा मैं जब हिंदी मिश्रित उर्दू गज़लें लिखता हूँ तो उसमें मेरा जो तखल्लुस है, इसे तखल्लुस कहते हैं। तो मेरा नाम है रेणुका दास। तो मेरे पिताजी या माताजी ये मुझे दास या दासू ऐसा बोलते थे। तो मैंने अपना पेन नेम गज़ल में, मख्ते में दास ये चुन लिया और उसमें मैं लिखता भी हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मक्ता
रहा भी तो चलता, मक्ता नहीं रहा भी तो चलता। जब मक्ते में तखल्लुस होता है तो उसको मक्ता कहते हैं। अगर तखल्लुस नहीं है तो उसे मक्ता नहीं कहेंगे हम, वो गलत हो जाएगा। तो फिर उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम आखिरी शेर कहेंगे। ये अब मैं मेरे गज़ल का आखिरी शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर उसमें तखल्लुस बोले तो शायर का नाम या पेन नेम नहीं है तो उसे आखिरी शेर कहते हैं। अगर है तो ही उसे मक्ता कह सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने अपने अपनी राय दी है। कोई कहता है कि अभी ये मॉडर्न ज़माना है, अब ये हम बहुत 2023 में जी रहे हैं तो मक्ते की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मक्ता लिखते हैं अपना तखल्लुस लिखते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिल की सुनो, अपनी दिल की सुनो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मक्ता लिखो, उसमें तखल्लुस बोले तो अपना खुद का नाम या अपना टोपन नाम उसमें लिखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप बड़े शौक से लिख सकते हो। तो लिखना ज़रूरी है क्या? मक्ता उसमें तखल्लुस ज़रूरी है क्या? तो ये ज़रूरी नहीं है, ये शायर के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसे तखल्लुस या मक्ता लिखना है या नहीं लिखना है। लिखे तो भी अच्छा है, नहीं लिखे तो भी ठीक है। तो अभी आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप अपना नाम जो शॉर्ट करके पेन नेम करके उसमें लिखना चाहते हैं तो लिखो। ये उर्दू में आज भी मक्ता जिसमें तखल्लुस होता है लिखते हैं। तो आप जब सीख रहे हैं तो लिखो ना, मक्ता लिखो, उसमें अपना तखल्लुस लिखो, अपना नाम या अपना पेन नेम तैयार करके लिखो और कंटिन्यू रखो, क्योंकि उससे आपकी आइडेंटिटी होती है। बराबर है कि आपका पेन नेम उसमें है तो समझ में आता है। और कभी कभी अपना ईगो भी बहुत खुश हो जाता है, चलो यार मेरा नाम तो मक्ते में आ गया, तो खुश होता है, नया नया लिखना शुरू करता है। तो नए का तो बहुत शौक रहता है। तो मैं देखो एक ये नए नए जो लिखते हैं ना, मैं 1965 में पहली मेरी मराठी कविता लिखा। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको कि नए नए आदमी का कैसा मज़ा रहता है। तो 1965 में मैंने पहले मराठी में कविता लिखना शुरू कर दिया। और परभनी में जब दीप प्रभा बोल के एक साप्ताहिक निकलता था, वो विभा पाठक गुरुजी मराठवाड़ा साहित्य भंडार के मालिक थे, और वो दिवाली अंक निकालते थे। दीपावली के टाइम पे एक छोटा सा 20-30 पन्ने का दिवाली अंक निकालते थे, दीप प्रभा नाम का। तो एक दिन मैं उनके दुकान के सामने से जा रहा था तो उसने मुझे आवाज़ दिया, हे रेणुका दास इधर आ, अरे तू शायरी लिखता है ना, कविता लिखता है ना? तो बोला हाँ, अभी अभी लिखना शुरू कर दिया है। तो ऐसा कर, तेरी एक कविता ये अपने दीप प्रभा दिवाली अंक के लिए मेरे को ला के दे। तो ऐसा कर, एक नहीं 2-3 ला के दे। बोले तो मैं उसमें से एक आधी अच्छी चुनूंगा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे कोई मुझे करोड़ों रुपए दे गया। खुशी खुशी आ गया, 3 कविता लिख के फेयर कॉपी बना के पाठक गुरुजी के पास गया और उनको दिया।
और उन्होंने उनके घर दुकान के पीछे ही गली में उनका मकान था और वहीं उनके एक प्रिंटिंग प्रेस थी, एक ही मशीन था जिसके ऊपर वो प्रिंट करते थे। तो एक दिन मैं वो प्रेस में उनके गया और देखा कि मेरी जो कविता है उसका प्रूफ, उस ज़माने में, अभी ये मॉडर्न टेक्निक बदल गए प्रिंटिंग के, तो प्रूफ निकालते थे, वो खिल्ले जोड़ते थे। तो वो प्रूफ निकाल के कागज़ उसने मेरे नाम का जो कविता थी वो मैं देखा, तो अपनी पहली कविता छप के आ गई है, इसकी जो मुझे खुशी हुई तो उसका कोई ठिकाना नहीं। और मैं वो वहाँ पे जो प्रिंटिंग का काम कर रहा था उसको मैं बोला, दादा ये ज़रा मेरी कविता है, ये मैं लेके जाऊँ का? तो वो हंसने लगा रहे, बोले क्या पागल आदमी यार तू, अरे ये तेरा बुक हो रहा है ना ये यार, कहीं कोई नहीं। बोला मुझे ये चाहिए, बस मेरी ज़िंदगी का पहला प्रिंट है ये, मुझे ये प्रूफ ही चाहिए। तो तुम दूसरा निकालो ना प्रूफ चेक करने के लिए, प्लीज़। ऐसा उसको थोड़ा मस्का बिस्का लगा के मीठी बात करके, तो वो भी बोला चल लेके जा, क्या क्या बात कर रहा है, लेके जा। तो उसकी ऐसी घड़ी करके जेब में रखा। बोला वो पाठक गुरुजी ने देख लिया तो गुस्सा करेगा, क्यों लेके जा रहा बोल के। तो छुपा के जेब में रख के घर को आया और ऐसा पलंग के ऊपर बैठ के वो कागज़ खोल के अपने प्रिंटेड प्रूफ के तरफ इतने खुशी से देखने लगा जैसा मुझे भगवान मिल गया, इतना खुश हो गया। तो वो खुशी जो रहती है ना, जो आदमी नया नया गज़ल लिखता है ना, और अगर उसमें तखल्लुस में अपना नाम आता है ना, तो अपना ईगो जो है, अपना जो अहम जो है, वो बड़ा खुश हो जाता है। तो लिखो, लिखना चाहते हो तो ज़रूर लिखो। तो थोड़ा सा बाजू में चले गए, लेकिन ये मक्त के बारे में आपको मैं कहा। अभी बहर, हम जो अभी ये बहरे सीख रहे हैं ना, 18 बहरे जो है फारसी के, जो जिसमें आपको गज़ल लिखना है, तो इसको मीटर कहते हैं। ये जो बहर है, बहर यानी मीटर, जिसको मराठी में वृत्त और हिंदी में छंद कहते हैं। तो एक ही बहर में गज़ल लिखना है। ये अगर बिगड़ गया, छंद अगर बिगड़ गया, तो उसे क्या कहते हैं मालूम है? उसे कहते हैं शेर वजन से बाहर हो गया। शेर वजन से बाहर हो गया, ऐसा कहते हैं। तो वो वजन में होना चाहिए। ये जो वजन है ना, 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2, ये क्या है? ये वजन है उस बहर का, और ये वजन में ही हमें लिखना है। पूरा 5 शेर एक ही बहर में, एक ही वजन में आपको लिखना है। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है कि एक लाइन एक बहर की तो दूसरी लाइन दूसरी बहर की, ऐसा चलता नहीं। गज़ल में ये नहीं अलाउड है, ये नहीं चलता। अगर थोड़ा भी वजन में गड़बड़ हो गई तो क्या कहते हैं? शेर वजन से बाहर हो गया। तो अब हम एक आखिरी पॉइंट देखेंगे और फिर रुक जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर मैं आपको सताऊंगा नहीं। इसके बाद में मैं दूसरे भाग में आपको दावा, दलील, राब्ता, ऐब, आमद, मतला छुड़ाना, उसके बाद में ख्याल और गज़लियत, इनके बारे में पार्ट 4 में आपको बताऊंगा। आज
मैं ये दोनों एक जगह पे लेना चाहता था कि बहुत संक्षिप्त में आपसे बात करूंगा, बहुत शॉर्ट में आपसे बात करूंगा, लेकिन 40 साल से मैं प्रोफेसर हूं और जो दिल में आता है बके जाता हूं। तो जो दिल में आया, ऐसा वो टाइम की तरफ देखता नहीं कि भाई, तो मजे आता है मुझे बात करने में। अगर एक दिन भी मैं बात नहीं किया ना तो मेरा पेट फूल जाता है, तो फिर मैं मेरे मिसेस को सामने बिठाता हूँ और उसको लेक्चर देता हूँ। इतनी आदत हो गई है बात करने की। तो ऐसी बातें करते करते, हंसते खेलते हुए हमें गज़ल सीखनी है। तो उसमें जितना मैं आपको प्रैक्टिकली उसके उदाहरण देके उसके बारे में समझाते जाऊंगा, तो आप टाइम की तरफ मत देखो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ये सुन सुन के बोर भी होते हैं। क्या बोर कर रहा है बुढ़ा, ये वही बात दोहराता है, वही बात दोहराता है, फिर डबल दोहराता है, फिर 3 बार दोहराता है, ये क्या, ऐसा क्यों करता है? तो मैं आपको कल ही बताया कि जो क्लास में जो झांड, जिसको मराठी में झांड बोलते, झांड बोली तो आखिरी बेंच पे बैठा हुआ जो स्टूडेंट है उसको पढ़ाता हूँ। फर्स्ट लाइन में जो होशियार बैठे हैं उनके लिए ये नहीं, उसके समझ में आया ना तो सबके समझ में आता है। और अभी ये लास्ट पॉइंट मैं अभी 5 मिनट में पूरा कर दूंगा कि लास्ट पॉइंट है, बहर तो दे अपने एक बार रिव्यू ले लेंगे। ये गज़ल में 2 मिसरे होते हैं। पहले शेर को मतला कहते हैं, उसमें रदीफ और काफिया होता है, काफिया की अलामत होती है। मक्ता तखल्लुस है तो मक्ता है, या फिर उसे आखिरी शेर कहते हैं। बहर या मीटर एक ही बहर में लिखना है। और ये 6 पॉइंट हो गए। अभी 7वां जो पॉइंट है वो है रुकन। रुकन, रुकन यानी गज़ल में जो हर्फ, बोले तो अक्षर या शब्द तोल के, उसको तोल के, उसका वजन देख के, या तो 1 है या 2 है, ये जो हर्फ या शब्द तोल के बिठाने का जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो गणित को रुकन कहते हैं। अभी हर एक रुकन में 5 या 7 हर्फ होते हैं, अक्षर होते हैं। अब यहाँ देखो, थोड़ी मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ कि मराठी लैंग्वेज में 3 अक्षरों का गण होता है और उर्दू में 5 या 7 अक्षरों का रुकन होता है। तो अब समझ में आ गया, गण को उर्दू में क्या कहते हैं? रुकन। जैसा, अब ये एक उदाहरण देके समझाता हूं कि रुकन फाइलून, लू जो है दीर्घ है, रुकन फाइलून, इसमें 5 हरफ, बोले तो अक्षर है। और दूसरा जो रुकन है तो उसमें रुकन मुतफैलून, इसमें 7 हरफ होते हैं। तो रुकन का मतलब आपके समझ में आएगा, गण, मराठी में जिसको गण बोलते हैं। तो मराठी में 3 अक्षरों का, 3 हर्फ का गण होता है, उर्दू में 5 या 7 अक्षरों का रुकन होता है। तो उसको गण ही बोलेंगे, रुकन होता है तो हम उसको रुकन ही बोलेंगे। रुकन का मतलब गण। अभी लास्ट में जो बहर है, वो बहर तो हम 18 बहरे फारसी की उसका प्रैक्टिस करने वाली है। या अपने वर्कशॉप का जो
पर्पस है, वो पर्पस यही है कि हम ये फारसी की 18 बहरे उसका मीटर सीख ले और उसमें हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके ये अपने पास नॉलेज रखेंगे। यह अपना 15 दिन का वर्कशॉप है और 15 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पास 18 बहरे उसका राइटिंग में इंफॉर्मेशन, आपने रजिस्टर तो बनाया होगा, जिन्होंने नहीं बनाया उनको मेरी ऐसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप एक रजिस्टर, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये ऐसे जो है ये रजिस्टर, ये कम से कम अभी मेरे 50 रजिस्टर भर चुके हैं। और मैं जो वो बेस्ट प्राइस में जाता हूँ ना, जहाँ होलसेल से मिलते हैं स्टेशनरी वगैरह, तो वहाँ से मैं 2-2 डजन रजिस्टर्स 200-200 पेजेस के 2 डजन 3 डजन लेके आता हूँ। पेन के सेट 10 डजन 15 डजन लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना है तो मेरे पास रजिस्टर, और ये लिखे रखेंगे तो ही रिकॉल ऑफ मेमोरी के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये जो मेरा वीडियो अभी आप सुन रहे हो या देख रहे हो मुझे, तो इसका ऑडियो इफेक्ट ज़्यादा है, बराबर है। और ये ऑडियो का जो इम्पैक्ट है 2-3 दिन रहता है। आज जो मेरा ये लेक्चर आज आप सुन रहे हैं, 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो इसमें का 15%, 15%, सिर्फ 15% आपके जहन में, दिमाग में रहता है, जो रिकॉल ऑफ मेमोरी है। जब आप याद करेंगे क्या पढ़ाए थे वो लेक्चर में, पार्ट 3 में क्या बताए थे, तो मैक्सिमम 15% आपके ध्यान में रहता है और रिकॉल ऑफ मेमोरी 15% होते हैं। लेकिन जब आप ये ऐसे पॉइंट्स निकाल के लिखते हैं और ऐसे पॉइंट्स जब आपके सामने होते हैं, तो वो जैसे ही पॉइंट देखेंगे तो पूरा रिकॉल ऑफ पेपर ये 100% आपके दिमाग में आता है। इसलिए आप सभी महानुभाव रजिस्टर खरीदे, रजिस्टर ले, 2-4 पेन रखो। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेन की रिफिल ख़त्म हो जाती है और हम बहुत चिड़चिड़े बन जाते हैं, यार इतनी अच्छी गज़ल लिख रहा था, 2 शेर के बाद ये सब पेन की रिफिल ही ख़त्म हो गई और अभी घर में दूसरी रिफिल भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1 डजन 2 डजन ये बॉल पेन आप ला के रखो। जब आप गज़ल लिखना ही पसंद करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आपको निकलना है। अगर चूहे की शिकार करनी है तो शेर की शिकार की तैयारी करना है, ऐसा एक कहावत है। वैसे अगर आपको गज़ल लिखनी है तो पूरी तैयारी आपके पास होना चाहिए, ये मैं आपको कहता हूँ। और अभी ये जो बहर है, तो ये बहर के बारे में लास्ट पॉइंट अभी एक है कि सब बहरे सरीकी नहीं है। ये जो 18 बहरे हैं ना, इनके जो रुकन है, इनके जो गण है, इनके जो गणबिंब है, तो अलग अलग है। और उससे क्या होता है कि या तो गज़ल की लाइन छोटी रहती है, मध्यम रहती है, या फिर लंबी रहती है। तो एज ए लेमैन, ए कॉमन मैन, उसका कोई विद्वान या जानकार या तज्ञ या एक्सपर्ट, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। अभी कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ कि ये बहरों को हम 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। ऐसा कहीं भी
होता नहीं, लेकिन ये मैं अपने स्टाइल से आपको बता रहा हूँ कि छोटी बहर की गज़लें, मध्यम बहर की गज़लें और लंबी बहर की गज़लें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मध्यम बहर की गज़ल को प्रेफरेंस दें। छोटी में प्रॉब्लम आते हैं, लंबी बहर में भी प्रॉब्लम आते हैं, छोटी बहर में भी प्रॉब्लम आते हैं। क्यों आते हैं? तो उसमें हमें जो कहना है वो पूरा इफेक्टिवनेस उसमें हम जल्दी नहीं, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो छोटी बहर में भी वो इफेक्टिवनेस, वो गज़लियत, वो इम्पैक्ट आ जाएगा। लंबी बहर के नात को अभी मत लगो, क्योंकि उसमें वो, अब मुझे मराठी शब्द ज़्यादा आते, दम छाक हो जाती है, आदमी थक जाता है। कितना लंबा, जैसे ये डॉक्टर बशीर बद्र की गज़लें ना, लंबी बहर की गज़लें, वो सुनने को बहुत अच्छी लगती है। जब लिखने जाएंगे ना तब पता चलता है कि कितने टाके ढीले हो जाते हैं। तो मध्यम बहर की जो गज़लें है वो हमें पहले शुरुआत में लिखनी चाहिए। मध्यम बहर की जो बहरें है उसके बाद में फिर छोटी बहर की, और आखिरी में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे लंबी बहर की गज़लें बिल्कुल मस्त लिख सकते हैं। तो अभी कुछ कंसेप्ट बाकी है, अभी मेरे 2-3 मिनट भी 1 घंटे को बाकी है। अक्षर जो है, मराठी में जिसे अक्षर बोलते हैं, उर्दू में उसे बोलते हैं हर्फ। तो हर्फ ये सिंगुलर वर्ड है, जो एक वचनी है। हर्फ, हर्फ, हर्फ बोले तो एक वचनी। और बहुत से अक्षर है, एक से ज्यादा अक्षर है, तो उसे हम हरूफ बोलते हैं। हरूफ। तो हरूफ क्या है? हरूफ ने, तो हरूफ जो है, हर्फ, हरूफ, हर्फ बोले तो एक वचन, हरूफ बोले तो बहुवचन। अभी ये उर्दू वर्णमाला के बारे में कुछ जो मालूमात आपको मालूम है वही फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ कि उर्दू वर्णमाला में 39 मूल अक्षर है। इतने 39 मूल अक्षर है, और 13 अतिरिक्त अक्षर है। ऐसे कुल मिलाकर 52 वर्णमाला उर्दू में है। और ये जो उर्दू भाषा है यह दाएं से बाएं लिखा जाता है, जो देवनागरी लिखने से एकदम उल्टा है। देवनागरी हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, और उर्दू हम राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट तक जाते हैं। ये आपको तो मालूम है, फिर भी अरे ये तो बताया ही नहीं सर ने अपने को, इसलिए कोई ऐसा आरोप न करे कि यार ये तो बताना था ना कि वो दाहिने से शुरू करते हैं और फिर बाएं की तरफ जाते हैं उल्टा, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो इसलिए ये सबको मालूम है, लेकिन ये बताते हुए हम आज यहाँ पे रुकते हैं। और अभी पार्ट 4 में जो मैं अभी इसके पहले भी बताया कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है, दावा दलील है, राब्ता है, ऐब है, आमद है, मतला छुड़ाना है, उसके बाद में ख्याल है, और उसके बाद में गज़लियत है, इसके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बारे में मैं आपको पार्ट 4 में वही संक्षिप्त में, क्योंकि ये डिटेल मिलेगा तो एक एक के ऊपर एक एक घंटा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि सुनने वाले बोले कि भाई बस करो ना, बहुत हो गया तुम्हारा। तो उसके पहले मैं ठहरता हूँ। बराबर 1 घंटा हो गया है, यहाँ पे हम रुकते हैं। आप सभी का
धन्यवाद। जय गुरुदेव।